इसका इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस है। इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मंजू सेठ जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान राजीव नयन जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शुरुआत मंजू जी मैं आप ही से करना चाहूँगा, और जैसा कि हम लगातार इसको बहुत ही विस्तार से हमने बताया भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कि अमेरिका के इस कार्रवाई के बाद से ईरान क्या कुछ इसका रिटेलिएशन करेगा, और दूसरा कि क्या जो उसका एक इतने सालों से जो उसका एक सपना रहा है यूरेनियम और परमाणु बम का एनरिचमेंट का, हालांकि वो कह रहा है कि हम इसके सिविलियन यूज के लिए कर रहे थे, क्या उस प्रोग्राम को, उस विजन को, उस सपने को भी अमेरिका ने अब चकनाचूर कर दिया है? सॉरी, बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं जो वैश्विक जो माहौल बदलता जा रहा है और ये जो वॉर हो रही है, अब इसमें अमेरिका के आने से एक नया उसको एक रंग दिया गया है। और ईरान, बिल्कुल मेरा मानना है कि रिटेलिएट करेगा, वो ऐसे जाने नहीं देगा। कैसे रिटेलिएट करता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, बट मेरा मानना है कि रिटेलिएट जरूर करेगा। लेकिन उसके जो ऑप्शंस हैं, एक तो वो उन्होंने आज अप्रूवल जो दे दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का, लेकिन उसका भी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, और वो इट्स नॉट इजी टू क्लोज इट, बट वो कोशिश तो जरूर करेंगे कि उसके ऊपर करें। और जो उनके जो प्रॉक्सीज हैं और जो फ्रंट्स हैं, हुतीज वगैरह, उनको शायद यूज करें कि अमेरिकन शिप्स को, और जो वहां पे जो उसमें से निकलेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट में से और इन द इंटरनेशनल वाटर्स, उनको शायद टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मुझे लग रहा है इजराइल के ऊपर उनका जो बमबारी है वो और बढ़ेगा। और हम देख ही रहे हैं, उन्होंने जो उनका आयरन डोम था इजराइल का, उसको वो ब्रीच कर पाए हैं, और नॉट फुल्ली बट फिर भी ब्रीच कर पाए हैं। जो माना जाता था बिल्कुल एक फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम है, तो उसको वो ब्रीच कर पाए। तो एक ये उनकी कोशिश रहेगी कि और कितना हम वहां पे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं इजराइल को। और जो उनके जो एम्बेसीज वगैरह हैं, यूएस की एम्बेसी बेसिस जो हैं इन द मिडिल ईस्ट, उनको डायरेक्टली तो शायद नहीं टारगेट करेंगे मुझे लगता है, लेकिन थ्रू अगेन प्रॉक्सीज एंड अदर एलिमेंट्स हो सकता है कि शायद उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो इनका न्यूक्लियर वो है, वो कह रहे हैं हमने तो ऑलरेडी सब कुछ रिमूव कर लिया है। हमने ऑलरेडी तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स थे, हमको पहले पता था ये करेंगे, तो हमने सब वहां से हटा दिया। और हो सकता है कर भी लिया उन्होंने। तो उनका जो परमाणु जो वेपन्स बनाने की जो उनकी क्षमता है, शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है इन अटैक से। तो अभी वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि वो कह रहे हैं वहां पे कोई आफ्टर द अटैक्स बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो अभी आगे चल के क्या करेगा ईरान, बट बिल्कुल मेरा मानना है रिटेलिएट जरूर करेगा। किस फॉर्म में, वी हैव टू वेट। ठीक है, राजीव सर आपके पास आना चाहूंगा। मैम ने कहा कि, और हमारे पास भी एक खबर आ रही है कि ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अपडेट उसमें यह है कि जो उसकी सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अभी तक उसको मुहर उस पर नहीं लगाई है, लेकिन जो संसद है, ईरान की संसद ने, उसने वो कह दिया कि हम इसको अब बंद करने का हम फैसला लिए हैं। एक तो ये बिल्कुल अपडेट, ये आपके ताज़ा समाचार, ये हमें जानकारी मिली है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने कहा कि ईरान का अब किस तरह से रिटेलिएशनी वो काम करेगा, किस तरह से वो रिटेलिएट करेगा, चूंकि हमने देखा कि इस अटैक के बाद से कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया था, फिर उसके जवाब में इजराइल ने फिर ईरान पे हमला किया। तो ईरान का क्या कुछ वो होगा, रिटेलिएशन होगा। और दूसरा कि जैसा कि हमने कहा कि क्या ईरान का जो एक महत्वाकांक्षा थी इस बात को कि हम परमाणु बम बनाएंगे, उसको अमेरिका ने क्या चकनाचूर कर दिया, या फिर एक बार फिर से ईरान वो काम करेगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं सबसे पहले आपने जो दूसरा सवाल उठाया, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, कभी भी ईरान ने परमाणु बम बनाने की महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि जो उसने जो परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके अंदर उसे यूरेनियम इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग के अधिकार के बारे में पाबंदी की बात नहीं कही गई है, तो वह उसे करते रहेगा। एक तरह से वो अपना राइट, अपना अधिकार मान के वह परिष्कृत करते चला गया। और जो 2015 की जो संधि थी,
उसे मैं हमेशा मानता हूं कि वो ईरान के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग एग्रीमेंट हुआ करता था। उसने एक तरह से पूरा अपना राइट्स को सरेंडर कर दिया था और बहुत ही कम लेवल का इन्वेस्टमेंट पर उसने अब समझौता किया था, जिसको भी अमेरिका ने नहीं माना, क्योंकि इजराइल कहता था कि नहीं, हमें कुछ भी वहां पर परिष्कृत, कुछ भी वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो यह बात अलग है, उन्होंने 60% पर ले जाकर बिल्कुल। वो ठहरा भी दिया था। लेकिन अभी आईएईए का जो रिपोर्ट आया था उसने कहा कि नहीं, 83 से ऊपर, 83 दशमलव कुछ पर, वो 7.5 बोलते हैं, और उसको 84 मोटा मोटी मान लेना चाहिए कि वहां तक वो इनरिच करके ले गए। ये आईएईए की रिपोर्ट थी। लेकिन वहां पर भी उन्होंने ठहरा दिया। हम जो वहां के अमेरिकन सारे लोग, जो उनके गुप्तचर लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि अगर 3 घंटे के अंदर अगर ईरान चाहेगा तो जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को वो कन्वर्ट करके आप उसको जो फॉर्डो चाहे बाकी साइट्स में भी उसको परमाणु बम में बदल सकता है। लेकिन उसने ऐसा कदम नहीं उठाया, और 9, 10, 11 अपना बोलते रहते हैं, संख्या का अपना आकलन रहता है, लेकिन उनके पास क्षमता है। 9, 10 पर मैं नहीं जानता वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, यह बात आपकी सही है कि जिस तरह से आक्रमण हुआ है और जिस तरह से कहे जो भी 12 जब बंकर बस्टर बम उनके ऊपर डाले गए हैं, और तीनों नतांज और इब्साहान, वहां भी माना जाता है कि वहां भी कुछ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ था। जब पहले राउंड का अटैक हुआ था तो उस पर नहीं अटैक किया गया था। तो वहां के परमाणु पाश्चात्य जगत के जो परमाणु विशेषज्ञ थे इस बात पर अचरज कर रहे थे कि आखिर इजराइल ने वहां क्यों नहीं अटैक किया। बाद में 3 राउंड का अटैक इस्फहान के ऊपर भी हो गया। तो वहां पर उनके कई संयंत्र थे, यूरेनियम कन्वर्शन फैसिलिटी से लेकर रिसर्च रिएक्टर से लेकर केमिकल फैसिलिटीज, यूरेनियम में मेटल पे बदलने का कई सारा एक कॉम्प्लेक्स है। तो उन कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया, तो निश्चित ही कुछ समय तक तो उनके ऊपर असर पड़ेगा ही। लेकिन जो उन्होंने इनरिच्ड यूरेनियम, अगर हम मान के चलते हैं कि 83.7 तक संख्या जो भी हो, 9 हो 10 हो, और उसे हटा लिया गया या उसे हटाने के लिए हो सकता है पाश्चात्य जगत में, मैं तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक सहमति हो गई होगी कि अगर उस पर अटैक होगा तो हो सकता है रेडिएशन फॉलआउट से उनके मित्र देशों पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका ने कहा भी, सर, अमेरिका ने आज कहा भी, एडमिट भी किया इस बात को कि कोई रेडिएशन की कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और कोई जनहानि भी नहीं हुई है। जी जी, तो उसमें इजराइल शुरू से ईरान ने इस बात को, उनके दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की है। उसमें से सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जो उनका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है, साथ साथ नेवल, उनका जो दूसरा इरानियन न्यूक्लियर नेशनल सेंटर फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी है, दोनों ने इस बात की सुबह से ही पुष्टि की थी, कोई भी रेडिएशन वैसा नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो आज अपडेट 4 दिया है, वह मोटा मोटी तौर पर ईरानियन ही जो उनको इंफॉर्मेशन दिया है, उन्होंने जो इनपुट्स दिया है उसी के आधार पर। राजीव सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि सहमति बन गई है पश्चिम के देशों के साथ ईरान की, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि आने वाले दिनों में अब ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को बिल्कुल ही हॉल्ट कर देगा, स्थगित कर देगा, या पूरी तरह से बंद कर देगा? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? जो सबसे, अगर आप पढ़ेंगे, जो शुक्रवार के दिन ही ईरान और यूरोपियन यूनियन नहीं, ये यूरोपियन देश के साथ जो बैठक हुई, उसमें यूरोपियन देश ने जो JCPOA था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें एक छोटे ही तबके का ही 3.67 इन लेवल ऑफ इनरिचमेंट यूरेनियम की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब जो मैक्रोन है, बाकी लोग यूरोपियन कह रहे हैं कि नहीं, अब कोई भी ईरान की धरती पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यह एक मांग रखी गई है। साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जो उनके फॉरेन पॉलिसी के कहिए, सुरक्षा के है, उन्होंने तो बड़ा ही कड़ा बयान दिया है कि ईरान के को ऐसी कुछ अनुमति नहीं जाएगी। तो एक तरह से इजरायली और अमेरिकन जो लाइन है, अमेरिका की एक बदली हुई लाइन है, उस पर यूरोपियन भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी डिप्लोमेटिक कहासुनी ईरान के साथ हो गई, लेकिन अब इस हमले के बाद सुबह सुबह मैक्रोन के साथ उनके राष्ट्रपति ने, ईरानियन राष्ट्रपति ने बातचीत की, तो एक रास्ता अभी भी उनका खुला हुआ है। और अब देखिए किस स्तर तक जाता है। हो सकता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट से कोई भी सब्सटेंटिव उनको गेन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वह बम बनाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए अनावश्यक क्यों झंझट रखे, यह एक बात पर बातचीत हो सकती। जी ठीक है, लेकिन मंजू मैम, खबर यह भी आ रही है कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो कल सोमवार को, मंडे को रूस जा रहे हैं। रूस राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी।
इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या कुछ लोग जो कयास लगा रहे हैं कि इस पूरे संघर्ष में अब अमेरिका के बाद रूस की भी एंट्री हो सकती है, कैसे देखती हैं आप इसे? मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी एंट्री इसमें आना मुझे लगता नहीं है कि रूस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो यूक्रेन वॉर में ऐसे जूझ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसमें वॉर में डायरेक्टली आएंगे। हाँ, शायद कुछ सपोर्ट कर पाए इनको विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उन्होंने मीटिंग बुलवाई है ईरान में, शायद उसमें इनकी मदद कर सके और प्रेशर डालने के लिए यूज कर पाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि रूस इस वक्त ये क्षमता रखता है और इंटेंट रखता है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे लगता नहीं है। लेकिन साथ में उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड कोई भी दे सकता है उनको, तो और इक्विपमेंट और न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने की जो बात आ रही है, इसमें पता नहीं क्यों कहा गया इन्होंने कि न्यूक्लियर, उन्होंने नहीं कहा कि हम देंगे, कोई भी कहीं से भी मिल सकता है। बहुत देश तैयार हैं ईरान को देने के लिए, लेकिन रूस इस वक्त शायद ना दे, लेकिन और इक्विपमेंट और उनको जो चाहिए, उनकी जो एम्यूनिशन वगैरह है, उसमें जरूर मुझे लग रहा है शायद मदद करेगा, अनलेस जो अमेरिका है वो इसका कोई समाधान निकाल पाए और ईरान वो बात मान जाए। लेकिन ईरान इस वक्त मानने के मूड में नहीं है जो लग रहा है, और ये जो इसका जो भी कोई आउटकम निकलेगा, कोई भी अगर टॉक होती है, एक ये बिल्कुल एक चैलेंज बन जाएगा। अगर रूस अगर आया तो इट विल बी अ प्रॉपर वर्ल्ड वॉर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि रूस इस वक्त आने के आएगा या इतनी क्षमता रखता अगर है। मंजू मैम, अगर रूस नहीं आता है डायरेक्टली, तो क्या कितनी दिनों तक, कितनी देर तक ईरान सस्टेन कर पाएगा इस पूरे वॉर में? अभी तो आई थिंक अगर कोई इनका कोई बातचीत नहीं होती, मुझे लग रहा है ये चलता जाएगा, क्योंकि वो चीन भी उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है, बोथ मनी एंड इक्विपमेंट। रूस ने भी अगर मान जाते हैं इसमें, तो एक ये सपोर्ट उनको मिलता जाएगा जब तक उनके पास रहेगा। और साथ में इसराइल भी वीकन हो रहा है। ये याद रखना कि इसराइल तो हमास के साथ इतने दिनों से लड़ाई कर रहा है और वो भी वीकन हो गया है। इसराइल का भी, लेकिन उसके पीछे तो अमेरिका है ना मैम? का है पीछे उनके, लेकिन कितने हद तक रहेगा? सब चाहते हैं कि ये इजराइल चाहता है और अमेरिका भी चाहता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, और ईरान का रेजिम चेंज की बात बहुत दफा हो चुकी है, चाहे वो उनका शायद मकसद है। तो देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है, ठीक है जी राजीव सर। लेकिन बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईरान ही इसको डेवलप कर रहा है, दुनिया के बहुत से कंट्रीज के पास ऑलरेडी परमाणु बम है, कुछ लोग इसको बना भी रहे होंगे, लेकिन इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा पूरी दुनिया सशंकित क्यों है ईरान को लेकर? राजीव सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। सॉरी, हाँ, फिर से रिपीट करें कुछ सवाल को। मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईरान ऐसा पहला कोई कंट्री है पूरी दुनिया में जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब और या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम में लगा हो। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके पास ऑलरेडी एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, कुछ लोग बना भी रहे होंगे गुपचुप तरीके से, लेकिन ईरान को लेकर क्यों सबकी भौहें तन जाती हैं? नहीं, देखिए, ईरान एनपीटी का एक मेंबर कंट्री है। अगर आप एनपीटी को ज्वाइन करते हैं तो आप परमाणु बम नहीं बना सकते, आपको एक्सेस टू न्यूक्लियर एनर्जी तो रहेगी। तो ये एक उन्हें या तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जैसे भारत ने नहीं उसको ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने नहीं ज्वाइन किया, नॉर्थ कोरिया ने आर्टिकल 10 का सहारा लेकर, जो उसके अंदर एनपीटी के अंदर है, वो उसके बाहर निकल आया। लेकिन काफी संघर्ष चला। लेकिन जहां तक ईरान को पीछे की बात है, ईरान कानूनी तौर से, टेक्निकली जिसे कहता है, वो अपने आप को कहता है कि हमें रिप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट का राइट है एनपीटी के अंदर मिला हुआ, लेकिन हमारे ऊपर क्यों अनावश्यक दबाव दिया जा रहा है? और यही उसका बोन ऑफ कंटेंशन रहा है शुरू से। और वो उसका मानना है कि अब जैसे हर कोई जानता है कि पश्चिम एशिया का जो भौगोलिक संघर्ष है, जिसे जियो पॉलिटिक्स, भौगोलिक राजनीति कह सकते हैं, उसमें बहुत हद तक इजराइल की भूमिका रहती है। और इजराइल को संदेह है और वह अमेरिका के अंदर उसकी लॉबिंग है, तो जिसके चलते वह दबाव डाले रखता है। और वह नहीं चाहता है कि ऐसा कोई भी अरब कंट्रीज, चाहे बाकी मुसलमान कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता आ जाए। इराक का तो आपने हाल देखा ही, उनकी किस हद तक चली गई। अब बाकी कंट्री का भी देखिए, जो वे पश्चिम एशिया से नहीं भी थे, लेकिन हाँ उसी क्षेत्र से, जिसे वो
मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां भी लीबिया से लेकर सीरिया सब का हाल आपने देख लिया। जिन पर भी संदेह हुआ उन्हें समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से आज के दिन में ईरान पर भी है कि क्षमता तो इसके पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसने एक समय बहुत ही कास्केट्स, नंबर ऑफ कास्केट्स बढ़ा दिए थे। उसी दिन से संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि यह साबित हो गया था कि वह बहुत जल्दी ही परमाणु बम बनाने की क्षमता ले आएगा, लेकिन उसने बनाया नहीं। और इस बात पर जो सारे लोग जोड़ देते हैं कि भाई उसने क्षमता तो उसने विकसित कर ली, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी तो आ गई उसकी, लेकिन उसने बम बनाने के आगे थोड़ा पहले ठहर तो गया। तो क्यों इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? और वो बार बार हर कोई देश का जो भी उसके प्रति सिंपैथेटिक थे, चाहे जो भी इस बात को समझते थे, हर ने इस बात को कहा कि ईरान के साथ इस तरह क्यों व्यवहार करो। मान भी गया। देखिए, JCPOA को पूरा बर्बाद करने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ रहा है। इजराइल निश्चित ही वो चाहता था कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन इजराइल के आप लोगों से आप बात करेंगे इनफॉर्मली, तो वो भी इस बात को समझते थे कि हाँ, ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। IAEA का इंस्पेक्शन था, और जो तीनों साइट्स जो अटैक किए गए हैं, ये तीनों के तीनों साइट्स IAEA मॉनिटरिंग के रूप में है, फर्दो में उनकी निगरानी में है। राफ ग्रॉसी बोले हैं कि मैं वहां अंदर तक गया था, उन्होंने बयान दिया है। और देखिए, इसके साथ साथ जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 56 के अंदर आप कोई भी वैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी जो परमाणु ऊर्जा उत्पादित करती है उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, बैन है। अनटिल अनलेस कि उसका जो नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि कोई मिलिट्री एक्टिविटी देखी गई है। जब वो डिनाई कर रहा है कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है, तो आप उस पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? दूसरी चीज है कि आज ईरान के विदेश मंत्री सर इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका का ये एक्शन जो है वो एक्ट ऑफ एग्रेशन के तौर पर, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया, ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। देखिए, जनरल जो कॉन्फ्रेंस IAEA का भी है, उसकी 4 रिजोल्यूशन है जो कहती है कि आप जो देखिए परमाणु बम नहीं बना रहा, वो कह रहा है कि हम तो IAEA इंस्पेक्शन के अंदर है, पूरा के पूरा सेफगार्ड्स एग्रीमेंट उसमें लगा हुआ है, तो उस पर क्यों अटैक कर रहे हो? इसी बात को बाकी लोग भी कह रहे हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी एक रिजोल्यूशन है जो कि इस बात की पाबंदी करता है कि भाई आप न्यूक्लियर जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत अटैक करो। इसके दूसरा पहलू यह भी है कि भाई उसका जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन फॉलआउट होगा, रेडियोलॉजिकल फॉलआउट, उससे बाकी आसपास के देश का भी असर होगा। और इसी बात को लेकर लगता है कि एक तरह से जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई अब अपना सारा जो भी यूरेनियम रिलेटेड मटेरियल्स है उसको हटा लो। जो थोड़ा सा IAEA ने अपना सुओ मोटो, IAEA का अपना खुद का स्टेशन रहते हैं, तो IAEA के स्टेशन अपना सुओ मोटो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो उसमें कल IAEA की एक आपात मीटिंग भी है, बैठक भी है, इसके ऊपर अपडेट आ चुका है। आज चौथा जो आया है वह है जो अटैक के बाद जो आया है, तो उसमें वो पूरा के पूरा ईरान की बात को उन्होंने लिखा है। लेकिन बाकी तीनों में उन्होंने दिया है कि कंटेंट रेडिएशन फॉलआउट उसमें हुआ है, बिल्कुल, और लो इनरिच्ड यूरेनियम फैसिलिटीज है, सो उसमें चिंता का विषय नहीं लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक चिंता का विषय है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकियों को भी आप उसके ऊपर आप क्षति करा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ और यही राजीव सर, यही बात है कि इन तमाम चीजों के बीच में जो संघर्ष बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं तमाम अलग अलग फ्रंट्स खुले हुए हैं। इस सब के बीच में भारत ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस संघर्ष का जो समाधान है वो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत के जरिए ही, क्योंकि जो हिंसा है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात को रखा है सबके साथ। समय इतना ही है। मंजू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव सर आपका, आप दोनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़े आगे रखेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।